हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 मार्च 2024 और आज से एक दिन पहले अर्थात 10 मार्च 2024 को संपन्न हुए एसएससी ओपन टेस्ट 3 का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शंस जो हम लोग को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और जॉर्ज यूल साहब का यहाँ पर नाम हम लोग को मिल रहा है देखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, यानी आंसर नंबर इसमें आप कर सकते हैं सी। ठीक है, आंसर इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें सी कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में। 1866 में इसकी स्थापना हुई और कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? तो लंदन में की गई थी। तो लंदन में इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था कि जो ब्रिटिश जनता है उसके बीच में भारत के जो हित हैं उसके जुड़े प्रश्नों को विश्व स्तर पर उठाना, यही इसका उद्देश्य रखा गया था। और इस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष जो बने उनका नाम है लॉर्ड लिवेडेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को इतना चीज़ समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई 1866 में। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? लंदन में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? क्योंकि ब्रिटिश जनता है, जो उनके लाभ हैं, लाभ के लिए जो काम किए जा सकते हैं, जो बातें हैं, जो प्रश्न है, उसको विश्व स्तर पर उठाया जाए। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने उनका नाम है लॉर्ड लिवेडेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कर सकते हैं। क्या आंसर करेंगे? पटना। ठीक है, पटना में फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। इसके जो उद्घाटन करने वाले हैं वे हैं बिहार के सीएम, जिनका नाम है नीतीश कुमार। और इसको बनाने में जो खर्च लगा है वो है आपका 30 करोड़ रुपया। ठीक है, कहाँ पर इसको बनाया गया है? तो यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में गंगा नदी के किनारे आपका बनाया गया है। इसमें खास करके जो डॉल्फिन रहेगी उस डॉल्फिन के बिहेवियर्स को स्टडी किया जाएगा और उसको समझने में हेल्प हम लोग को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? यानी जो हमारा नौसेना है, नेवी, ये कौन से जगह में नया बेस स्थापित किया है? वो लक्षद्वीप के सामने, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? मिनी कोय इसका सही आंसर करेंगे। और इससे रिलेटेड जानकारी आपको और मिल जाएगी कि जो यहाँ पर है हिंद महासागर। अब जानते हैं कि इंडिया के नीचे हिंद महासागर की स्थिति बनती है और हिंद महासागर में अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत इस प्रकार के स्टेप ले रहा है। और यहाँ पर एक नया बेस जो बनाया है उसका नाम क्या रखा गया है? INS जटायु। ठीक है, INS जटायु, ये क्या रखा गया है? तो इसका नामकरण रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। BSE, जिसका पुराना नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका सेंसेक्स इंडेक्स कंपनियों के व्यापार की मात्रा और उनके शेयर की कीमत के आधार पर कितने कंपनियों से मिलकर के बना है? यानी कितने कंपनियों से मिलकर के BSE आपका बना हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 इसका सही आंसर होगा। यानी 30 कंपनीज को मिला करके ये बनाया गया है। इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है ना, ये है 1978 से 1979 तक। BSE के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है, प्रथम
शेयर बाजार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रथम स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है, जो 2000 तक जो है, 2002 तक, ठीक है, 2002 तक ये एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करता था और 2002 में इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। और यह पूरे वर्ल्ड लेवल में जो ये स्टॉक एक्सचेंज है उसका रैंक कितना है, तो आंसर करेंगे 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही कथन के चूज करना है यहाँ पर आपको। तो ये बात है आपका पार्लियामेंट के अंदर का, जिसमें बात कर रहे हैं हम लोग राज्यसभा का। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यानी राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स रहेंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये सही है या गलत है, आपको छांटना है। दूसरा है आपका, इसमें सभापति यानी चेयरमैन के द्वारा नामित किए जाते हैं, या फिर 15 सदस्य को प्रधानमंत्री यहाँ पर नामित करते हैं यानी नॉमिनेट करते हैं, या फिर राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, ये भी पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 15-15 तो कट जाएगा, ठीक है। और जो नॉमिनेशन करने की शक्ति दी गई है वो प्रेसिडेंट को दी गई है ना। नॉमिनेट करने का मतलब हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और आपको प्रेसिडेंट आपके कैरियर को, आपके प्रसिद्धि को, आपके टैलेंट को देख करके आपको एमपी बना देंगे राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो ये कौन कौन से फील्ड से बना सकते हैं? तो ये कुछ फील्ड हैं, जैसे कला है ना, आर्ट, जैसे हो गया साहित्य, लिटरेचर हम लोग जिसको बोलते हैं, विज्ञान, साइंस हो गया, फिर आपका समाज सेवा है ना। ये सब जो फील्ड है, ये सब फील्ड उससे क्या कर सकते हैं, ये आपको सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको राज्यसभा मेंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। यानी किसी द्रव का उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, तरल यानी हो गया लिक्विड से आप सीधे किस में जा रहे हैं, वेपर पे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वाष्पीकरण बोलेंगे, भाप बनना बोलेंगे, ठीक है। और भाप बनने से ज़्यादा अच्छा वर्ड हम लोग को कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, वाष्पीकरण। तो इसका बेस्ट आंसर हम लोग इसको चूज करेंगे, डी नंबर यानी वेपराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल सेट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। और सेट की स्थापना जो की गई है ये 1992 में की गई थी, 1992 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया है, तो मुंबई किया गया है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई बनाया गया है। अब ये सेट की स्थापना क्यों की गई थी, तो यहाँ पर आपका जो एक हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके आदेश को है ना, इसके आदेश को जो कंपनियां नहीं मानती है ना, उसके अगेंस्ट में जाती है, तो उस चीज़ को सुनवाई और निपटारा करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर सेट करता है, ठीक है। जैसे छोटी छोटी कंपनियां रहती हैं और वो सब वसूली करती हैं एजेंट बना करके लोगों से, और चिटफंड कंपनियां आप नाम सुने होंगे है ना, कि ये सब क्या करती है कि छोटे छोटे अमाउंट को लेकर के आपको दावा करेगी कि हम 10 साल में डबल, 2 साल में डबल, इस तरीके से दावा करेंगे और लेकर चली जाती है। तो ये सबसे रिलेटेड जो इशूज होंगे वो आपका सेट देखने का ही काम करती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले में 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? यानी कुंभ मेला का बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो कुंभ मेला है ये आपका कौन कौन से स्थानों में लगता है, तो ये 4 स्थानों में लगता है। पहला आपका प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, जहां अभी वर्तमान में आप देखिएगा तो गंगा और यमुना का संगम मिलेगा। दूसरा आपका हरिद्वार, किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। फिर आपका उज्जैन, किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। फिर आपका नासिक, किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। तो ये 4 जगहों में आपके आयोजन किए जाते हैं, और प्रत्येक 12 साल में एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है।
तो इसी 4 में से एक जगह आपको अलग दिखेगा, और अलग आपको क्या दिख रहा है, क्या प्रयागराज इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। हरिद्वार दिख रहा है, हरिद्वार भी दिख रहा है। उज्जैन दिख रहा है, उज्जैन दिख रहा है। वाराणसी नहीं दिख रहा है। ठीक है, वाराणसी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर कर सकते हैं डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश के सबसे पहले बनाए गए फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है एग्जाम में, और इसका नाम क्या हो जाएगा, R.K. शनमुखम चेट्टी। और ये केंद्रीय बजट भी पेश किए थे, जो बजट भी पेश किए थे उनमें भी इनका नाम आता है। ठीक है, जगजीवन राम क्या थे, तो ये भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर, और इसको हम लोग बाबूजी के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, टी कृष्णमाचारी भी यहाँ पर वित्त मंत्री के रूप में रहे हुए हैं, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारत के शिक्षाविद थे, और जो चिंतक होते हैं, है ना, उस टाइप में इनको यहाँ पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है, यानी लेटरल इन्वर्जन। जैसे आपका कोई वस्तु इस तरीके से कहीं पर आपका रखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि मिरर यहाँ पर लगा दिए तो हमारी वस्तु किस तरीके की दिखेगी, तो इस तरीके से की दिखेगी। ठीक है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होने लगेगा। तो किस मिरर में ये प्रॉपर्टी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो ये हमारा समतल दर्पण में, जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, उसमें देखने के लिए मिलता है। इस दर्पण में वस्तु उतना ही पीछे की दूरी में बनती है जितना आगे की दूरी में वो खड़ी रहती है, और इस जो हमारा दर्पण है उसमें वस्तु काल्पनिक बनेगी, जिसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। दूसरा, आपका वस्तु का साइज जो रहेगा वो इमेज के बराबर रहेगा, और इसमें लेटरल इन्वर्जन भी होता है, पार्श्व उत्क्रमण भी होता है। जैसे एम्बुलेंस आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस आपकी जो रहती है उल्टी लिखी हुई रहती है। ठीक है, तो वो प्लेन मिरर में वो सीधा दिखने लगता है। 11 नंबर है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में चर्वन पेशी मैसेस्टर मसल स्थित होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ये जबड़ा इसमें सही आंसर होगा। हमारी जो जबड़ा होती है वो निचले जबड़े में, है ना, यहाँ पर ये आपकी मसल पाई जाती है, और चबाते समय ये जो मांसपेशी है ये जबड़े को क्या करती है, बंद कर देती है। ठीक है, तो ये जबड़ा आंसर हो जाएगा 11 का डी नंबर। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है, कि इंडिया का मैप इस तरीके से आप बना देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो डेक्कन प्लेट्यू इस भाग में आपका यहाँ पर जो दिखता है, ठीक है, तो त्रिकोणीय जो पठार है इसमें नॉर्थ के साइड में क्या है ये पूछा गया है। तो नॉर्थ के साइड में आपको मिलेगा सतपुड़ा, जहाँ पर एमपी में। ठीक है, तो नॉर्थ में आप सतपुड़ा कर सकते हैं, विंध्य भी है ना, लेकिन बेस्ट ऑप्शन में आप जाइएगा तो सतपुड़ा आपको मिलेगा। सतपुड़ा किस प्रकार की पर्वत है, तो हम लोग बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, एक भ्रंश पर्वत के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। अब जो डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर है, दक्कन का पठार, इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, तो ज्वालामुखी चट्टानें यहाँ पर हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। लेजिस्लेटिव यहाँ पर असेंबली पूछा यानी विधानसभा पूछा हुआ है। तो विधानसभा में सीटों की संख्या अगर मैक्सिमम हम लोग देखेंगे तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यूपी के अंदर आपको मिलेगा। और यूपी में कितना है, तो यूपी में आपका 403 है। वही एमपी में कितना है, तो एमपी में 230 है। महाराष्ट्र में कितना है, तो ये 288 है। और राजस्थान में कितना है, तो ये तो पूरा 200 है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पर दिख रहा है, 403, यानी यूपी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स में बनाया गया है। ठीक है, यूरोप के अंदर ये मिल जाएगा। तो इसमें जो 32वां मेंबर आपका शामिल हुआ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वीडन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर किस प्रकार का करेंसी चलता है, तो स्वीडिश क्रोना। ठीक है, स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है, तो स्टॉकहोम।
ठीक है, इस तरीके से सब रिलेट करके एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड को जो प्राप्त किया है उसका नाम क्या है? तो यूपी इसका आंसर हो जाएगा। यूपी के अंदर 5 करोड़ अभी तक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, 5 करोड़। और ये आप जानते हैं कि आपका प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना। और इसमें आपका जो मुफ्त इलाज करने वाले लोगों की संख्या है ये लगातार वृद्धि होती ही जा रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारण बनता है? ठीक है, तो प्रोटोजोआ इसका सही आंसर होगा। प्रोटोजोआ के कारण से कई बीमारियां होती हैं, है ना, जिसमें से मलेरिया, पायरिया, फिर डिसेंट्री जिसको हम लोग पेचिस बोलते हैं, है ना, ये भी हो जाएगा। उसके बाद कालाजार, ठीक है, कालाजार ये भी होता है। और फिर एक स्लीपिंग सिकनेस जिसको हम लोग बोलते हैं सोने की बीमारी, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं प्रोटोजोआ के कारण से होते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और इस बीमारी में अगर आप देखेंगे तो कालाजार को फैलाने वाली जो हमारी कैरियर है वो है हमारा सैंड फ्लाई, ठीक है, जिसको बालू मक्खी बोलते हैं, है ना। ये बालू मक्खी इसको फैलाती है। इस बीमारी में रोगी को तेज़ बुखार आएगा और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी के जगह आप ये कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो जिसको हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। ये अस्थि मज्जा ज़्यादा इसमें प्रभावित होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो बौद्ध परिषद एक प्रकार से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की बैठक होती थी और ये बैठक स्टार्ट हो गई थी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 में, 483 बीसी में आपका जो है मृत्यु हो गया। और उसके बाद जो पहली आपकी यहाँ पर बैठक चली थी, प्रथम जो बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था वो आपका राजगीर में किया गया था, ठीक है, राजगीर जिसको राजगीरा के नाम से भी जानते हैं। तो राजगीर में उस समय जो शासक हुआ करते थे मगध के, उनका नाम था अजातशत्रु। यही अजातशत्रु उसको प्रोटेक्ट किए थे, उन्हीं के काल में ये आपका बोल सकते हैं कि ये बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष यहाँ पर बने थे उनका नाम था महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है। तो आंसर क्या कर लेंगे हम लोग इसमें? 17 का सी कर लेंगे। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? यानी जो कम्युनिकेबल है उसका बताना है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आपका जा सकता है, वैसी बीमारी कौन सी है? तो इसमें सही आंसर क्या करेंगे हम लोग? तो इसमें तपेदिक को आंसर करेंगे, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस को आंसर कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में तपेदिक बोलते हैं या इसको और एक नाम है राज यक्षमा के नाम से जानते हैं। इसी को काक बीमारी भी बोला जाता है और यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इसके कारण से आपका होता है। इस रोग के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह से थूकते समय या चूमते समय प्रसारित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थूक के माध्यम से भी फैल जाता है। इस रोग में क्या क्या लक्षण है? तो बुखार आएगा, रात में पसीना आता है, भूख की कमी होती है, शक्ति और वजन में कमी आने लगती है, पाचन तंत्र खराब होने लगेगा और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, ये भी आपका इफेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर डी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिनिधि के रूप में ख्याति लब्ध है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि मीनाक्षी श्रीनिवासन का जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो किस डांस से है? तो इसमें आंसर आप कर सकते हैं, क्या करेंगे? भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से। मीनाक्षी श्रीनिवासन कहाँ की रहने वाली है? तो ये तमिलनाडु के रहने वाली है और ये आपका एक जो बोलते हैं क्लासिकल डांसर,
वो क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर, ये दोनों रूप में ये फेमस है। और भरतनाट्यम के एक स्पेशल शैली है ना, जिसका नाम है पांड नल्लूर शैली। इसको क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कोरियोग्राफी के रूप में भी और डांसर के रूप में भी, पांडन नल्लूर। तो आंसर क्या करेंगे, डी नंबर। 20 में है एलएसी किस देश के बीच में, भारत और किस देश के बीच में, तो ये तो सही आंसर है, चीन। अगर एलओसी पूछेगा तो एलओसी आपका भारत पाकिस्तान, और एलएसी पूछेगा तो भारत और चीन। एलएसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एलएसी का फुल फॉर्म आपका मिल जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र बोला जाता है या रेखा बोला जाता है। यहाँ पर लद्दाख है, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र ये चाइना ने भारत के कुछ क्षेत्र को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और इसी क्षेत्र को हम लोग अक्साई चाइना के नाम से जानते हैं। तो इधर आपका चाइना हो गया और इधर आपका हो गया फिर हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र। तो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में हमारा क्या है, ये LAC हमारा बनता है। LAC कौन वाला लाइन, तो LAC ये वाला लाइन जो दिख रहा है यही LAC लाइन है। ठीक है, तो 20 का आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें आंसर कर लेंगे चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत है ना, यहाँ पर शिशु ऋण किसे कहा जाता है ये बोला गया है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी। और 2015 में जो शुरू की गई थी उसमें 3 प्रकार के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के लोन, जिसमें से नाम रखा गया है, पहला है शिशु लोन जो कम मिलेगा लोन इसमें, उसके बाद फिर है किशोर लोन थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, और एक है आपका तरुण लोन। ठीक है, तो शिशु जो लोन है उसमें आपको 50,000 रुपये तक के कर्ज आपको दिए जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा किशोर लोन है इसमें आपका 50,000 से लेकर के है ना, 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की राशि आपको लोन के रूप में दी जाती है। और तरुण में 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का ऋण यहाँ पर लोन के रूप में दिया जाता है। तो इस आंसर क्या हो जाएगा इसमें शिशु लोन का, तो देख रहे होंगे 50,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है। नीति फॉर स्टेट्स किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर करेंगे अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ये जो मंत्री साहब है इसी ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी आगे चल करके शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म की बात की गई है तो लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम अश्विनी वैष्णव बोलिएगा। कौन से मंत्री हैं, तो संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये हमारे मंत्री हैं। 23 नंबर है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति वाला जो स्थल है वो हमारा है पावापुरी। ठीक है, पावापुरी। तो ये जैन धर्म के 24वें है ना, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन, हमारे महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने 72 वर्ष की उम्र में 468 72 वर्ष हो गया, 468 BC में ये मोक्ष की प्राप्ति किए थे। और ये स्थान जो पावापुरी है वो कहाँ पर मिलेगा, तो ये बिहार के एक ज़िला जिसका नाम क्या है, उसका नाम नालंदा है, वहीं पर आपको ये जगह मिल जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। यानी कलकत्ता हम लोग की पहले राजधानी जो हुआ करती थी ब्रिटिश भारत की, वो आपका ट्रांसफ़र किया गया था दिल्ली। कब किया गया था, तो 1911 में किया गया था। और 1911 में जो स्थानांतरित किया गया तो इस समय आपका जो यहाँ के हुआ करते थे गवर्नर जनरल है ना, वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग नंबर क्या है, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ये गवर्नर जनरल उस समय हुआ करते थे। और इसी समय आपका 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। और इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम। और इनकी जो रानी थी उनका नाम था क्वीन मेरी।
ठीक है, ये दोनों का आगमन यहाँ पर हुआ था 1911 में, और 1912 से दिल्ली भारत की ऑफिशियल राजधानी बन गई। ठीक है, तो ये हमारा 24 नंबर हो जाएगा। 25 नंबर लास्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, वो 74.04% है। तो आंसर कर सकते हैं 74%। अगर हम लोग मेल में देखेंगे कि मेल का लिटरेसी रेट कितना है, तो ये है 82.16%। और फीमेल की बात करेंगे तो ये हमारा है 65.46%। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक डाटा से भी सवाल आपका पूछा गया है। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे आज तक ऑफलाइन टेस्ट से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे पाठक क्लासेस चास्क ब्रांच में हर संडे एक ऑफलाइन टेस्ट होता है। इसमें आकर के आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और डिटेल्स एनालिसिस वीडियो जीएस का तो हम बना ही देते हैं, तो आपको यहाँ से सारा चीज़ क्लियर भी हो जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ और लिंक टेलीग्राम ग्रुप जीएस मेंटर ऑफिशियल में डाल दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।